आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका यही सपना एक दिन भारत में ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की, तो इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ। उनका पुश्तैनी काम पुजारी का था, लेकिन उनके पिता नुसरवानजी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला किया। पारिवारिक परंपरा को तोड़ते हुए जब वो आगे बढ़े तो उसका प्रभाव उनके बेटे जमशेद जी पर भी हुआ। वो सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने के लिए मुंबई चले गए और वहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे 1868 में टाटा ग्रुप की नींव डाली। तब उनकी उम्र मात्र 29 साल की थी और इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 29,000 रुपए थे। उस टाइम पे टाटा ग्रुप जहाज के माध्यम से ट्रेडिंग किया करती थी। लेकिन एक दिन जमशेद जी ने सोचा कि अगर टाटा ग्रुप को बड़ा बनाना है तो सिर्फ ट्रेडिंग करके तो नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद 1869 में ही वो टेक्सटाइल बिजनेस में उतर गए। उन्होंने मुंबई में एक बंद ऑयल फैक्ट्री को खरीद कर उसे कपड़ा मिल में तब्दील कर दिया और उस ऑयल फैक्ट्री का नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रख दिया। जमशेद जी बिजनेस में उस वक्त उतरे जब भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन के चलते नफरत का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बनाया। हालांकि स्टार्टिंग में कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और ऐसे में अलेक्जेंडर मिल की स्थापना करके अपने सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ाया। 2 साल बाद जमशेद जी ने इस मिल को एक लोकल कॉटन बिजनेसमैन से अच्छे प्रॉफिट पर बेच दिया और इंग्लैंड चले गए इस बिजनेस को डीपली समझने के लिए। और जब वो वापस इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद जमशेद जी ने कॉटन क्लोथिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का प्लान किया। लेकिन इस बार इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर फैक्ट्री के नज़दीक में कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा हो, इसके अलावा रेलवे स्टेशन नज़दीक हो और ईंधन के लिए कोयला और पानी भरपूर मात्रा में हो। इसीलिए 1877 में नागपुर में इम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे। हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे। जमशेद जी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया। इसके अलावा फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज इवेंट ऑर्गेनाइज करवाई। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को रिवार्ड भी दिया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफ़ी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई। जमशेद जी अपने होम टाउन मुंबई को काफ़ी पसंद करते थे और वो जानते थे कि शहर का डेवलपमेंट होने के लिए एक वर्ल्ड क्लास होटल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1898 में वहाँ ताज होटल बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पर्सनली होटल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया और 1903 में ताज को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। जमशेद जी ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील बिजनेस स्टार्ट करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसलिए उनका सपना था कि इंडिया में ही हमें स्टील प्लांट खोलना है और उन्होंने स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए और उनकी 1904 में निधन हो गया। जमशेद जी का विजन और ड्रीम इतना ग्रैंड था कि सबका पूरा होना उनके जीते जी संभव नहीं था। इसलिए उनकी बाकी सारी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने। 1907 में उन्होंने लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया। कंपनी का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को रखा गया। 1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटेन को वेपन्स, टैंक्स, ट्रक्स एंड रेलवेज के लिए काफ़ी मात्रा में स्टील चाहिए था। तब टाटा ग्रुप ने 110 वैरायटी का स्टील बनाकर उनको सप्लाई किया। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने एक स्पेशल व्हीकल बनाया जिसमें फोर्ड V8 इंजन लगाया गया और ये व्हीकल वर्ल्ड वार में काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ। वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद उस समय के वाइस रॉय ने टिस्को के काम से इम्प्रेस होकर जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन को जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराब जी के लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ गया। लेकिन 1932 में सर दोराब जी टाटा का निधन हो गया। बट जाने से पहले दोराब जी ने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, बैंकिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने जे आर डी टाटा। जे आर डी टाटा 1925 में ही टाटा ग्रुप से जुड़ गए थे और
और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। उनका इंटरेस्ट एविएशन में काफी ज्यादा था, इसलिए 1932 में टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत की। कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी एयरलाइंस को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एयरलाइंस रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वार खत्म हुई, जेआरडी ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया। इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। उस टाइम पे एयर इंडिया की सर्विस टॉप क्लास की थी, जैसे कि स्टाफ, फूड और टाइमिंग। ओवरऑल एयर इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन थी। एयर इंडिया को जेआरडी अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे एक झटके में एयर इंडिया जेआरडी से छीन गया। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, जिसमें उनका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक के सर्विस पे फोकस करे। लेकिन गवर्नमेंट के पास जाते ही एयर इंडिया की सारी फैसिलिटीज डूबने लगी। जेआरडी टाटा एयरलाइंस के अलावा दूसरे सेक्टर में भी टाटा ग्रुप को एक्सपेंड कर रहे थे, जैसे केमिकल्स, पावर्स एंड ट्रक्स। उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया, जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हुआ और इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करते हुए 70% मार्केट कैप्चर कर लिया। इंजन्स और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन 87 के उम्र होने के बाद अब टाइम आ गया था कि टाटा ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसी और को दी जाए, और जेआरडी टाटा ने न्यू चेयरमैन के लिए चुना सर रतन टाटा को। रतन टाटा जी ने टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां पे एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। वहां उनके डेडिकेशन और टैलेंट को देखते हुए एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिलने लगी। रतन टाटा जी चेयरमैन बनने से पहले इम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था, और टाटा की नेल्को कंपनी, जो कि रेडियो और टेलीविजन बनाती थी, उसका रिवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने, तब उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ इंडिया में बना हो। उसके बाद रतन टाटा ने एक 100% इंडिया में बनने वाला कार लॉन्च किया, जिसका नाम था टाटा इंडिका। उसके बाद रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप्स के लिए कई बड़े फैसले उठाए, जो कि काफी इफेक्टिव रहा, और रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को एक नई मुकाम पे पहुंचा दिया।